गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, line charge, infinite hollow cylinder, solid cylinder, plain sheet, thin thick plain sheet, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। अब जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। तो आज हम लोग इस पे करेंगे और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, तुम्हारे सीट में भी होंगे बहुत सारे सवाल, और जेई ने भी बहुत पूछा है, फेवरेट टॉपिक है। ओके, सो आज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और ये मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग देख लेना दोबारा अगर जरूरत होगी तो। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर का स्पेशलिटी क्या है, क्या उसमें स्पेशल है ना। तो आई होप कि सारे बच्चे जानते हैं कि एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। कंडक्टर में कहते हैं इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर में कहते हैं इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कंडक्ट्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी करता है, बिकॉज उसमें चार्ज होता है। एक्चुअली उसमें कहोगे कि फ्री चार्ज होता है। आज इतने लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। उसमें फ्री चार्ज होता है। कितने फ्री चार्ज होंगे, एक्चुअली बहुत सारे फ्री चार्ज होते हैं, है ना। इनफैक्ट कितना होता है यूनिट वॉल्यूम में, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी मैं आइडिया दूंगा, शायद स्टार्ट में मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो हर मटेरियल में है, बट मेटल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी में वो फ्रीली मूव कर सकता है। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल बॉडी के पेरेंट एटम के से ही अटैच्ड होते हैं, वो फ्री नहीं होता है कि एक एटम से निकला किसी दूसरे में चला गया, मटेरियल में घूम रहा है। इनर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, है ना। जैसे मैं सोडियम लू, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो उसी से अटैच्ड है। 11th इलेक्ट्रॉन जो वो फ्री है, वो मटेरियल में मूव कर सकता है। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो तो केमिस्ट्री का है डिटेल में, कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है या नहीं। अभी के लिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि हम कंडक्टर कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो मटेरियल में मूव कर सकता है। प्रोटॉन मूव नहीं करेगा, एटम्स आर लोकलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इनसाइड द मटेरियल। सो सपोज दे दीजिए, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना, दे दीजिए मेटल बॉडी और एक एक्सटर्नल फील्ड में मैं इसको रख दिया। लेट्स की यूनिफॉर्म फील्ड है ई नॉट। अब बताओ कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड में यहाँ पे रखा है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मैं जो इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा हूं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। द बॉडी एज ए होल न्यूट्रल। और बच्चों में बता रहा हूं एकदम ध्यान से देखना, अदरवाइज जिसका भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो ये जरूर आज के आज वीडियो जाके देख लेना, लेजी मत बनना। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाया वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रल है। अभी मैं न्यूट्रल मेटल शीट ले रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड
इस पे फोर्स लगाएगा। किधर फोर्स लगाएगा बच्चों? इस पे इधर फोर्स लगाएगा, E इंटू ई का। ये जो फोर्स लग रहा है उसके कारण, चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मटेरियल में मूव कर सकता है, ये मूव कर गया। तो ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ऑल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और कहाँ जमा हो जाएंगे? ये सरफेस पे आ जाएंगे। सरफेस से बाहर नहीं जा सकता है, सरफेस पे आके एक्युमुलेट होना शुरू हो गया। जब सरफेस पे यहाँ पे एक्युमुलेट होना शुरू हो गया तो क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी हो जाएगा, तो कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखना है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये चार्जेस मूव कर गए, चार्जेस पोलराइज हो गया, दो पोल बना लिया, या कहते हैं चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए सरफेस पे। पहले सरफेस पे चार्ज नहीं था, अभी चार्जेस मूव होकर के दो पोल बना लिया, पोलराइजेशन हो गया है, चार्जेस इंड्यूस हो गया। Because of this polarization, because of this arrangement of the charge, there is a development of electric field. In which direction there is a development of electric field? मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, इस पॉजिटिव ये निगेटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। कौन सा? ड्यू टू पोलराइजेशन, ईपी, या इंड्यूस्ड, ईआई भी लिखते हैं कभी कभी। ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। एक्सटर्नल फील्ड किधर है? इधर है। ये दोनों अपोजिट नेचर का होगा, लेकिन यहां पे देखना, इस इलेक्ट्रॉन्स पे जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब ईपी कम है ई नॉट से, सो चार्जेस विल कीप ऑन मूविंग, चार्जेस मूव करते रहेंगे। कब तक चार्जेस मूव करते रहेंगे? जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाए। अगर ये इक्वल हो गया दोनों, when E naught external field plus EP becomes 0, then rearrangement of charge will stop. लिख लो, अब जो चार्ज का रीअरेंजमेंट हो रहा था वो बंद हो जाएगा, अब चार्जेस का मूवमेंट बंद हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन आ जाएगा। दैट मीन्स, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन will reach, electrostatic situations will reach. सो यहां तक लिख लिया। जब ये और एक्सटर्नल फील्ड इक्वल हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यहां पे नेट फील्ड हो गया 0। हमने कहा कि अब चार्जेस का रीअरेंजमेंट रुक जाएगा और इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन हो गया। सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन्स पे, अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पे नेट फोर्स 0। अगर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे तो वो मूव करेगा। और ये जो मैंने प्रोसेस बताया, ये कहोगे सर कितना टाइम लगेगा ये होने में? ये बच्चों बहुत क्विकली हो जाता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ये सिचुएशन पहुंच जाता है, मतलब ऑलमोस्ट इंस्टेंटली यहाँ पे नेट फील्ड 0 हो जाता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। सो अब लैंग्वेज में बोल रहा हूं, नोट डाउन करना। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, net electric field inside metal body will be 0। ये सारे बच्चे नोट डाउन करें, लिखें। मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों,
In electrostatic situation, net electric field inside metal body will be zero. ये तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट हो गया, इससे हमेशा स्टिक करना, ये पूरा लैंग्वेज ध्यान में होना चाहिए, बहुत जगह पे जरूरत पड़ेगी, ये बेसिक है। अगर कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा उसमें अंदर में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। मेटल यहां पे लिखा हो, मेटल या कंडक्टर, दोनों चीज बोलते हैं, मेटल या कंडक्टर, है ना। अगर इसमें नेट फील्ड होगा तो चार्जेस पे फोर्स लगेगा, और चार्जेस पे फोर्स लगेगा तो मूव करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है। तो अगर कोई बॉडी रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने अप्लाई किया है मेटल बॉडी पे, तो चार्जेस बहुत क्विकली रीअरेंज होकर के अंदर में फील्ड जीरो कर देगा, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली जीरो हो जाता है। मैंने बहुत बार रिपीट किया इस वर्ड। अब सुनना, अब हम इस चीज पे क्या क्या कॉन्सेप्ट आगे पढ़ सकते हैं, क्या क्या इसको, इससे इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं। अगर ये मेटल बॉडी है बच्चों, किसी भी शेप का है, दिस इज मेटल बॉडी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट जीरो है। अब अगर यहां का पोटेंशियल V है, यहां का पोटेंशियल V1 ले लिया, सरफेस का इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो बताओ यहां का पोटेंशियल क्या होगा, यहां का पोटेंशियल क्या होगा, यहां भी V1 होगा, यहां भी V1 होगा, यहां भी V1 होगा। कहोगे सर क्यों, क्योंकि dV इक्वल टू होता है माइनस E डॉट dr। बच्चों एकदम देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr, E है ही नहीं तो पोटेंशियल में चेंज क्या होगा, जीरो। मतलब मेटल बॉडी का हर पॉइंट, इनसाइड पॉइंट जो होगा वो सेम पोटेंशियल पे होगा। मेटल बॉडी का हर पॉइंट inside the material will be at same potential. Note it down. बच्चों मैंने लिख दिया। Second point, all inside point of metal body will be at same potential. क्यों? Because electric field जीरो है, तो dV is equal to जीरो। बच्चों दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हमने कहा मेटल बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका ड्रॉ करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, किसी एक चार्ज सिस्टम का प्रोड्यूस नहीं। तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो मेटल बॉडी के अंदर तो फील्ड जीरो है, तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बॉडी। थर्ड पॉइंट लिखो, नोट डाउन करो। बच्चों अगर हम लोग कहें कि ये मेटल बॉडी है और ऐसे एक्सटर्नल फील्ड है, तो अंदर में फील्ड लाइंस नहीं होंगे, ऐसा होगा। यहां पे फील्ड लाइंस नहीं होगा, यहां तक आएगा, सरफेस पे रुक जाएगा, है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी हमने एक्सप्लेन किया था। और हम कहते भी हैं कि फील्ड लाइंस टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज and emanates from positive charge. So this will be the correct diagram for electric field lines in a metal body. But अब सवाल आता है कि सर आपने ऐसा ऐसा फील्ड लाइंस लिया, सपोज फील्ड ऐसा है, सारे बच्चों का कंसंट्रेशन होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा केस ले रहा हूं, फील्ड लाइंस इंक्लाइंड है, एक्सटर्नल फील्ड, मैंने ये मेटल बॉडी को रखा, चार्जेस रीअरेंज हुए, यहाँ पे तो ई नेट जीरो हो गया, बट अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जीरो, क्या फील्ड लाइंस ऐसे इन करेगा, ऐसे? अगर ऐसे फील्ड लाइंस आया बच्चों, तो सरफेस पॉइंट पे
एक्सटर्नल फील्ड का सरफेस पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड का अभी दो कंपोनेंट है, एक है इधर Ex और एक है इधर Ey। अभी एक्सटर्नल फील्ड का सरफेस पे दो कंपोनेंट है। Ex क्या चाह रहा है? Ex चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुल कर ले, बट इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएगा, मेटल बॉडी उसको पकड़ के रखता है अनटिल एंड अनलेस बहुत ही लार्ज फील्ड लगाएंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बताऊंगा। सो अभी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएगा, तो ये पुल नहीं होगा, इसी में रहेगा अटैच, फेविक्विक से चिपका है इधर जाने के लिए, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन सरफेस के लॉन्ग, बॉडी के लॉन्ग मूव कर सकता है। फेविक्विक जैसा नहीं कर सकते क्योंकि इधर मूव कर सकता है, ये स्लाइड कर सकता है, इधर मूव कर सकता है। Electrons can move along the surface. Electrons can move inside the material, but electrons cannot come out until unless very large field is applied. तो अभी हम उस फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स पे ये जो फोर्स Ey है उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, किधर? इधर E इंटू Ey। तो चार्जेड इलेक्ट्रॉन्स इधर थोड़ा ज्यादा मूव करेगा सरफेस पे, तो होगा क्या कि ये इधर मूव कर रहा है तो चार्जेस इधर नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम रह जाएगा, इधर ज्यादा है नेगेटिव चार्ज, तो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ फील्ड बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट अलोंग द सरफेस। इधर डेवलप होगा, EPy डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ टूवर्ड्स, और ये जो रीअरेंजमेंट के कारण जो डेवलप होगा और एक्सटर्नल फील्ड दोनों मिला के नेट फील्ड अलोंग द सरफेस मूव कर जाएगा। मतलब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नेट फील्ड along tangential direction at metal or conductor metal surface will be zero। बच्चों हमने क्या कहा? हमने कहा कि नेट फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शंस में मेटल बॉडी पे जीरो होगा, कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में, मतलब जब चार्जेस रीअरेंज होकर के स्टॉप हो जाएगा तो, और ये बहुत क्विकली होता है, हमने अब कितनी बार बोल दिया। सो मेटल बॉडी पे हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो गया? मेटल बॉडी के सरफेस पे जो नेट फील्ड होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जीरो होगा, ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए तुम्हें। मतलब अगर फील्ड होगा तो वो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा सरफेस पे, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा, अगर टेंजेंशियल हुआ तो चार्जेस मूव कर जाएंगे। तो इसको क्या हम कह सकते हैं, इसको और कैसे बोल सकते हैं इस क्वांटिटी को? दैट मींस नेट फील्ड अगर है तो, हो सकता है जीरो कोई भी फील्ड ना हो, लेकिन अगर है तो नेट फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। किसका? परपेंडिकुलर टू मेटल और कंडक्टर सरफेस। नोट इट डाउन बच्चों, एकदम सिस्टमैटिक। तो बच्चों इसको और हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? जो एक्सटर्नल फील्ड था पहले मैंने ऐसे इंक्लाइन पे दिखाया था, बट चार्जेज रीअरेंज करके नेट फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शंस में जीरो हो गया। तो ये फील्ड लाइंस, नेट फील्ड लाइंस कैसा होगा? यहाँ पे इन करने से पहले नॉर्मल होगा, ऐसे जाएगा, इन करने से पहले नॉर्मल हो जाएगा। बाहर भी इधर भी फील्ड है तो यहाँ निकलेगा नॉर्मली, उसके बाद जो भी एक्सटर्नल फील्ड है उसके कारण वैसा होगा, बट मेटल सरफेस के जस्ट बाहर फील्ड लाइंस विल बी नॉर्मल।
तो जो ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस था तो उसका ये डायग्राम हो जाएगा। नेट अंदर में कोई फील्ड लाइंस नहीं और सरफेस पे नॉर्मल होगा फील्ड लाइंस। तो लिख लो यहाँ पे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टर्मिनेट्स on the surface perpendicularly normally and emanates from the surface normally। मेटल के किसी एंगल पे इन नहीं करेगा। दिस इज कंक्लूजन। फील्ड लाइंस will terminate or emanates perpendicularly to metal surface। जहां मेटल लिख रहा हूं उसका मतलब कंडक्टर भी है। मेटल में 4 वर्ड 4 लेटर है, इसलिए मैं यही लिखना चाहता हूं, कंडक्टर कम लिखता हूं। सो लिख लिया। अब बच्चों बताना कि अगर मैं यहां से इधर जा रहा हूं, यहां से सरफेस के लॉन्ग मूव कर रहा हूं। अब जब हम सरफेस के लॉन्ग मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है सरफेस पे, बट नॉर्मली मैं सरफेस के लॉन्ग मूव करूंगा तो E डॉट dr क्या हो जाएगा? इफ वी मूव अलोंग द सरफेस E डॉट dr 0। दैट मींस यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसी लाइन के बाद ऐसे लिखना, इसी में नीचे पॉइंट्स राइट। दिस इंप्लाइज surface of the metal will be equipotential। This implies surface of metal will be equipotential। क्यों? बिकॉज E डॉट dr 0 है। क्यों 0 है? बिकॉज E और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है। मेटल बॉडी का शेप कैसा भी हो, नेट फील्ड ऑन द सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर। कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में। एंड उसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सरफेस जो होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा। फील्ड परपेंडिकुलर है, किसी भी शेप का होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा। जो पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का, वही पोटेंशियल मेटल बॉडी के हर इनसाइड पॉइंट का। The all points of the metal body will be at same potential। ये लाइन लिख लोगे। एक सवाल लेता हूं। आईआईटी ने पूछा कि एक मेटल बॉडी है और एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में मेटल बॉडी को रखा है। एक यूनिफॉर्म फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में एक मेटल स्फीयर को रखा, तो फील्ड लाइंस कैसा होगा? तो उसने ऐसे दिखाया, 3-4 केस ड्रॉ किया, है ना। इधर 4 है तो इधर भी 4 दिखाया। एक केस। दूसरा केस में क्या किया? पहला मान लो ये केस था, दूसरा केस में रेड कलर से यूज कर लेता हूं। दूसरा केस में एक आध फील्ड लाइंस अंदर भी दिखा दिया। कौन सा सही होगा मनस्वी? पहला या फर्स्ट वाला? ये दोनों गलत है? फर्स्ट वाला सही होगा। पक्का सही होगा? दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चे सिर्फ याद रखते हैं अंदर में 0 है, बस ये टिक कर दिए। लेकिन ये भी तो है बच्चों कि फील्ड लाइंस जो होगा वो सीधे ऐसे नहीं आएगा, इन करने से पहले थोड़ा, इन करने से पहले नॉर्मल हो जाएगा, है ना। यहां निकलेगा नॉर्मली, फिर बाद में जो एक्सटर्नल है उसके कारण जैसा भी होगा।
देख रहे हो, ये हिट करने से पहले नॉर्मल हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? मनस्वी अब बताओ कि कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? थर्ड वाला। है ना? हाँ, थर्ड वाला सही है। ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। अब मैं बताऊंगा, एक नहीं बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कोई मेटल बॉडी है, उसमें कुछ चार्ज दे दिया। अभी तक तो मैं न्यूट्रल लेके डिस्कस कर रहा था, उसमें कुछ ऑलरेडी चार्ज दे दिया मैंने, नेट चार्ज है बॉडी पे, और एक्सटर्नल फील्ड भी कुछ है सब कुछ। मैं जनरल सिचुएशन ले रहा हूं। अगर मैं कहूं कि जो चार्ज इसमें दिया है, तो क्या ये चार्ज सारा सरफेस पे है या कुछ चार्ज इनसाइड मटेरियल भी है, इनसाइड मेटल भी है? सवाल समझ में आया बच्चों? उस पे हमने कुछ चार्ज दे दिया है मेटल बॉडी पे, कुछ प्लेस कर दिया है, वो चार्ज कहां पे होगा? क्या पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम में आर्बिट्ररी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या सिर्फ सरफेस पे होगा? तो बच्चों हम कहेंगे जो भी चार्ज है वो मेटल बॉडी के सिर्फ सरफेस पे होगा, वॉल्यूम में नहीं होगा। अगर हम कोई वॉल्यूम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, इनसाइड वॉल्यूम, कोई कहेगा, तेजस बोलेगा सर कुछ चार्ज यहाँ पे है, इस वॉल्यूम के अंदर कुछ चार्ज है, तो मैं कहूंगा कि तेजस नहीं होगा। या किसी ने कहेगा, कोई तुम लोग में से मनस्वी बोलेगी कि नहीं होगा तेजस। वो कैसे लॉजिक देगी मनस्वी? वो बताएगी कि अगर तुम ये गॉसियन सरफेस ले लो, क्लोज गॉसियन सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E डॉट ds का इंटीग्रेशन थ्रू द क्लोज सरफेस, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मनस्वी बताएगी कि ये E तो यहाँ पे जीरो है मेटल बॉडी के अंदर, सर ने बताया था पहला ही पॉइंट, बेसिक्स पे स्टिक करना है। मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में नेट फील्ड जीरो है, तो E जीरो है तो E डॉट ds जीरो, दैट मींस Q इनसाइड जीरो। मेटल बॉडी में के अंदर कोई भी वॉल्यूम कंसीडर करोगे, एनी वॉल्यूम, देयर विल बी नो नेट चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम। दिस इंप्लाइज नो नेट चार्ज in any volume in metal body. This implies all charge. This implies all charge. शायद दिख नहीं रहा, all charge reside on. All charge reside on surface of the metal body only. ये लिख लेना. This implies all charge reside on surface of metal body. No charge in bulk, no net charge in bulk. बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, दो सेल लिया, एक ये सॉलिड हो या हॉलो डजंट मैटर, एक इनर सेल है जो जिसका रेडियस सपोज R1 है, और एक दूसरा सेल है जिसका रेडियस R2 है। दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे थिक दिखाया हूं, बट ये थिन सेल ही है। दैट मीन्स ये जो थिकनेस T लिया, T इज वेरी स्मॉल। थिन सेल लिया, थिक सेल रहेगा तो वो भी केस हम लोग डिस्कस करेंगे, या अभी मैं कहूँ ये थिक भी है थिन भी है, दोनों में चलेगा, मे बी थिन मे बी थिक।
लेकिन एक ही सेल है, मतलब एक स्फीयर है। देखो मैंने ऐसे बना दिया, ये शेडेड पार्ट बना दिया, ये मेटल बॉडी है, मटेरियल है, ये हॉलो, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है। तो एक स्फीयर सॉलिड और हॉलो में भी, और एक दूसरा शेल। अब मुझे ये बताना है कि अगर हमने इस पे चार्ज दिया है बच्चों Q1 सपोज, और इस मेटल बॉडी पे हमने चार्ज दिया है Q2, तो ये चार्जेस कैसे होंगे? और ये दोनों में कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस टू, कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड, ये इससे टच नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिकली टच नहीं कर रहा है। सो नाउ क्या ये Q1 जो है वो कहाँ होगा? क्या वॉल्यूम में होगा Q1? ये मान लो सॉलिड ले लिया, तुम कहोगे नहीं सर वॉल्यूम में तो होगा ही नहीं, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरफेस पे। तो ये चार्ज हो गया Q1 सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब बात करते हैं ये Q2 का। ये Q2 कहाँ होगा? ये यहाँ पे होगा, वॉल्यूम में भी होगा, इधर भी होगा क्या? क्या कुछ चार्ज Q2 का कुछ पार्ट यहाँ पे होगा, कुछ पार्ट यहाँ पे होगा? कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो पहला चीज हमें ये डिसाइड करना है कि इसके इनर सरफेस पे कोई चार्ज होगा क्या, और वॉल्यूम में तो कोई चार्ज नहीं होगा, ये हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं है। जो हमने अभी शेडेड पार्ट किया, इसमें अगर मैं ऐसे वॉल्यूम लो तो कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा वो सिर्फ सरफेस पे होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं। गॉसियन सरफेस कैसा? डिफरेंट कलर ले रहा हूं, मैं भी दिख रहा है कि नहीं, ऐसा गॉसियन सरफेस मटेरियल के अंदर अंदर। आई होप कि दिखा होगा, मटेरियल के अंदर अंदर एक गॉसियन सरफेस लिया। अब हम यहां पे तो नेट फील्ड कहेंगे जीरो, इस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो है, हर पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो है, तो E डॉट डी एस, गॉसियन सरफेस वन ले लिया मैंने, E डॉट डी एस टू द गॉसियन सरफेस दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और E तो जीरो है, सो दिस इज जीरो, सो Q इनसाइड क्या कहेंगे? जीरो। सुनना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होगा, बट हमने तो कहा कि इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q1 है, तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? किससे मैं पूछूं? कौशल, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? इस पे Q1 है, ये गॉसियन सरफेस लिया, इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। Q1 है उसी के इक्विवेलेंट, मतलब Q1 के मैग्नीट्यूड के। मनस्वी तो डबल का मचा रही है। Q1 यहाँ पे है और टोटल चार्ज जीरो होने के लिए इस पे कितना चार्ज होना चाहिए? मनस्वी ने सही बताई, -Q1 होना चाहिए। तो बच्चों आज का क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ये सरफेस है, Q1 चार्ज इस सरफेस पे है, तो इसके फेसिंग सरफेस पे इक्वल चार्ज होगा अपोजिट नेचर का। डजंट मैटर what is the radius r1, what is the radius r2, doesn't matter, facing surface will have equal and opposite charge. is it clear? ये डायग्राम ड्रॉ करो और ये स्टेटमेंट लिखो। सुनाओ, ये सबको क्लियर हो गया? यहाँ Q1 है तो यहाँ -Q1 होगा ही होगा। अब देखना, बट हमने इस मेटल सरफेस पे कितना चार्ज दिया था? टोटल चार्ज दिया था Q2, नेट चार्ज कितना था? Q2, बट -Q1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा चार्ज? Q1 प्लस Q2। सो इस मेटल बॉडी के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। डजंट मैटर व्हाट इज द रेडियस, डजंट मैटर व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सेल,
This distributions will remain valid. There is no contradiction in this. There is no exception in this. Electrostatic situation में this will be the charge arrangement. In fact, ये स्फीयर नहीं भी हो, आर्बिट्ररी शेप का हो, ये भी आर्बिट्ररी शेप का हो, ये भी हो, तो भी चार्ज यही रहेगा, Q1 माइनस Q1, Q1 प्लस Q2. Am I clear बच्चों? इसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ. So don't confuse. थिन सेल को मैं समझाने के लिए ऐसे लिया, बट अब क्या करना है, सेल कंसीडर करेंगे तो ऐसे ही दिखाएंगे. ये थिन सेल है, थिकनेस इज वेरी स्मॉल. ओके, तो बच्चों अभी हमने कहा कि इस पे चार्ज ले लो Q, इस पे चार्ज ले लो -2Q और इस पे चार्ज ले लो 3Q. तीन सेल आइसोलेटेड है, कनेक्टेड नहीं है वायर से, कनेक्टेड नहीं है वायर से, तो ये चार्जेस ऐसे दिए, क्या ये ऐसे ही रहेगा या कुछ रीअरेंजमेंट होगा? क्या ये चार्ज 3Q आउटर पे रहेगा या आउटर पे कुछ और रहेगा चार्ज? सो व्हाट विल बी द चार्ज अरेंजमेंट, व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? हमने रेडियस r 2r ले लिया है, हालांकि रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये थिन ले रहा हूं, मतलब इनर आउटर रेडियस लगभग सेम है. सो चार्ज विल बी, how the charge will be arranged? So पहला चीज तो इस पे तो Q रहेगा, अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो इस पे देखो रेड कलर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ Q. अगर इस पे Q है तो इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा बच्चों? -Q. यहाँ पे होगा -Q. और इस पे टोटल चार्ज कितना था? -2Q. इसमें से -Q यहाँ पे है, तो इस पे कितना हो जाएगा? -Q. समझ में आया? इस पे -Q हो गया. तो 2r रेडियस का मिडिल स्फीयर का आउटर सरफेस में -Q चार्ज है. तो व्हाट इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस? इनर सरफेस ऑफ द आउटर सेल. कौशल बताओ. ये -Q तो इस पे +Q होगा. +Q. इस पे टोटल चार्ज कितना था? 3Q. इसमें से +Q इनर पे है, आउटर पे कितना हो गया चार्ज? 2Q. आउटर पे चार्ज हो गया 2Q. सो दिस विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज एक्चुअली में ऐसे अरेंज रहेगा. इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप कि सबको क्लियर होगा. सर लास्ट वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए. तो बच्चों ये मिट गया, लेकिन इसमें सोचो कि सबसे पहले ये बताओ कि जो टोटल चार्ज तुम्हारे नोटबुक में लिखा होगा, टोटल चार्ज कितने थे सिस्टम में? इनर पे Q, मिडिल पे -2Q, आउटर पे 3Q. व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम? Q -2Q और 3Q दोनों का ऐड कर दो, 2Q आया टोटल चार्ज. सिस्टम पे टोटल चार्ज 2Q है, इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आया था? 2Q. सब मैं बता रहा हूं एक स्टेटमेंट. अगर कोई भी सेल ऐसे अरेंज है, सिस्टम का जितना टोटल चार्ज होगा, दैट टोटल चार्ज विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस. पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज जितना होगा वही इसके आउटर सरफेस पे होगा. डजंट मैटर 3 स्फेरिकल सेल है या 4 है या 5 है. इज इट क्लियर? एक और सवाल लिखो. R 2R 3R है ना? Q 3Q 2Q. दिस इज द चार्ज मैंने दे दिया. इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो कि किसके किस पे कितना है.
किस पे कितना चार्ज है। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, वो सवाल का जवाब देना है। करना डिस्ट्रीब्यूशन ही है, बट मैं सवाल इसी को पूछूंगा। ये सेल को नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी। पहला सवाल, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी of outer cell, outer surface of cell B। दूसरा सवाल, what is surface charge density of outer surface of a sphere C। तीसरा सवाल, surface charge density of inner surface, अच्छा ये दिख नहीं रहा। तीसरा सवाल, surface charge density of inner surface of outer cell, inner surface of cell C। This is the three questions you have to answer। इस पे Q है, इस पे माइनस Q होगा ही होगा, और इस पे माइनस Q है, टोटल चार्ज है 3Q, तो आउटर सेल पे हो जाएगा 4Q। और अगर ये 4Q है तो इसके सरफेस पे होगा -4Q, नो एक्सेप्शन। डजंट मैटर रेडियस क्या है, 3R है या 6R है, ये होगा ही होगा। ये -4Q है, टोटल चार्ज 2Q है, सो दिस विल बी द 6Q। एंड सी द रिजल्ट जो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था। सिस्टम पे टोटल चार्ज काउंट करो, Q, 3Q, 2Q, 6Q। आउटर सरफेस पे चार्ज 6Q। हमने कहा जो भी सिस्टम पे चार्ज होगा, द ऑल चार्ज विल रिसाइड, नेट चार्ज होगा आउटर सरफेस पे आ जाएगा, है ना। और ऐसा क्यों होगा, कहोगे सर ऐसा क्यों, हर बार जोड़ के देखना पड़ेगा क्या। तुम लॉजिक दे सकते हो, इस सेल को थोड़ा मैं थिक बना दूं तो इसके अंदर अगर गॉसियन सरफेस लोगे, इसके अंदर गॉसियन सरफेस में फ्लक्स जीरो, ई डॉट ds जीरो, ई जीरो है, इसलिए Q इनसाइड जीरो होगा। तो इसके अंदर टोटल चार्ज जो भी है जीरो है, और सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है वो सर्टेनली तब आउटर पे ही होगा, क्योंकि अंदर में तो टोटल चार्ज जीरो है। इज इट क्लियर। अब ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट हमने टीचर्स ने सिखा दिया, बट आईआईटी क्या पूछेगा, आईआईटी ये पूछेगा, ये तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम खुद से करो, हमें बताने की जरूरत ना पड़े, ये तो मैं स्पून फीडिंग करा रहा हूं। आईआईटी पूछेगा इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द सेल बी सेल, ये हो गया तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बी आउटर, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज है 4Q अपॉन 4 पाई। अब जो रेडियस है वो मैटर करेगा, 4 पाई इंटू 2R का स्क्वायर, है ना। अगर ये पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल मैंने सिग्मा ऑफ सी ऑफ आउटर सेल, आउटर सरफेस 6Q डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 3R, रेडियस 3R का स्क्वायर। आईआईटी ने पूछ दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, इसका दोनों आउटर सरफेस ऑफ दिस। तो गलती क्या करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं, लगेगा कितना आसान सा सवाल पूछा, ये 3Q है, ये 2Q है, एरिया ले लिया।
नहीं। और तीसरा सवाल था इनर पे मैंने पूछा था, तो यहाँ पे 4q है तो इनर पे -4q, सिग्मा बी इनर कितना हो गया, -4q डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2r, 2r नहीं 3r। ये सेल है, थिकनेस इनर रेडियस आउटर रेडियस सेम ही रहेगा, तो 3r ही लिखेंगे। चलो अब क्या करते हैं, मैं पूछूं राइट VA, और ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, ये तो पढ़ाने से पहले, ये सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने से पहले मैं ये कॉन्सेप्ट बता दिया था कि सेल है तो हाउ टू राइट पोटेंशियल एट एनी स्फीयर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं क्लियर करता हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि मैं दिखा दूंगा कि देखो मैंने बताया था। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है क्या पोटेंशियल लिखने के लिए, अगर ये थिन सेल है तो मैं कहूंगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है अगर थिन सेल है तो, टू राइट पोटेंशियल ऑफ एनी स्फीयर। मेरा लैंग्वेज क्लियर है? अगर मुझे ए का पोटेंशियल लिखना, दिस इज द कॉमन डाउट, ए का पोटेंशियल लिखना VA मैं यहां पे लिख रहा हूं, VA ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखना, तो सबसे पहले तो क्या होगा, खुद के चार्ज के कारण तो लिखेंगे KQ/R। दूसरा, मैं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, तूने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो क्या करोगे, सारे बच्चे ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसके कारण, तो देखो यहाँ पे चार्ज इनर आउटर दोनों पे है, मैं लिखूंगा K -Q बाई ये रेडियस, R की जगह पे 2r लिखूंगा, चूंकि इनसाइड रेडियस लिखूंगा, ऐसे लिखता हूं RB इनर, ऐसे लिख दिया, लेकिन ये है कितना इस केस में, 2r है, प्लस और क्या लिखूंगा, मैं बहुत प्यार से बता रहा हूं क्योंकि ये डाउट आता है तो मुझे लगता है सर फोड़ दूं बच्चों का, जबकि क्लियर कट कॉन्सेप्ट बताते हैं यहाँ पे, प्लस K इंटू क्या लिखूंगा 4Q। अब ये चार्ज 4Q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, जो यहाँ पे वही अंदर का पॉइंट पे, तो यहाँ भी क्या लिखूंगा, रेडियस ऑफ बी आउटर, लेकिन चूंकि थिन सेल है, सिंस इट इज थिन सेल, तो ये भी 2r हो जाएगा। तो बच्चों इसको देखो, ये क्या हो जाएगा फाइनली, ये फाइनली ये किसके बराबर होगा, K इंटू 3Q बाई 2r के बराबर होगा कि नहीं होगा, मैंने से बताओ। हाँ सर होगा, वही होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज इनर और आउटर रेडियस सेम है, तो अगर थिन सेल है तो पोटेंशियल लिखने के लिए मुझे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा पोटेंशियल एट VA इज कंट्रोल, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं, और भी आगे लिखते हैं यहाँ पे, मैं कंप्लीट नहीं किया, शॉर्ट में सिंपली लिख रहा हूं, ये Q/R जो पहले भी लिखा था, प्लस K इंटू 3Q बाई 2R प्लस K इंटू इस पे है 2Q बाई कितना दिया है 3R। इज इट करेक्ट बच्चों, ये लिखना पोटेंशियल, मैंने इसको कंप्लीट नहीं लिखा, हमने सिर्फ दिखाने की कोशिश किया कि इसको मिला के यही आएगा। एम आई क्लियर बच्चों, अगर क्लियर हूं तो थम्स अप करो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बिकॉज वी फेस कॉमन डाउट्स इन दिस सेक्शन, अगर थिन सेल है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है टू राइट पोटेंशियल,
बट अगर थिक होगा तो सर्टेनली यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज फर्स्ट देन राइट पोटेंशियल, बिकॉज इनर आउटर रेडियस अलग हो जाएगा। चलो बच्चों, तो अगर मैंने VA लिख दिया तो क्या हम VC भी लिख सकते हैं? VC क्या कौन बताएगा? VC डायरेक्टली हो जाएगा K, इसका इस कारण यहाँ पे पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल और खुद के कारण KQ by 3R प्लस K इंटू 3Q by 3R प्लस K इंटू प्लस K इंटू 2Q by 3R। क्या ये पोटेंशियल VC और VA डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। ये पोटेंशियल डिफरेंट होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंट है तो बच्चों अगर आज का लास्ट कॉन्सेप्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सिमिलरली वी कैन राइट VB। सो हमारा अगर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज VA माइनस VC, यू आर कैपेबल टू फाइंड दिस। ये सवाल IIT में पूछ सकता है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ये नीट में आ सकता है, ये जेई मेन में आ सकता है। जेई एडवांस में थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ जाएगा। जेई एडवांस में आएगा कि बच्चों एक कंडक्टिंग वायर है और ये स्विच है, और अभी स्विच ओपन था बट अब क्लोज कर दिया स्विच को। मतलब ये वायर बी से कनेक्टेड नहीं है, ए और सी को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ए और सी को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चूंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है तो चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल कौन सा है? तो ए हाई पोटेंशियल पे है। बिकॉज ए का पोटेंशियल यहाँ, ए का चार्ज यहाँ पे जितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है उससे कम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, बट 2Q जो है वो जितना अपने पे क्रिएट कर रहा है उतना यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो ये चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करा रहा, बट इस पे चार्ज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा रहा है। यू कैन चेक, ये लिखे। सो चार्जेस विल फ्लो। सो बच्चों सवाल ये आएगा कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच इफ स्विच इज क्लोज। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो कोई कहेगा कि सर कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो मान लो कि Q' चार्ज फ्लो कर गया, क्योंकि Q' निकालना है तो मैंने ऐसे ही मान लिया। अगर स्विच को क्लोज किया, पहले सारे लोग सवाल लिखो। डायग्राम में ये स्विच दिखाओ, एस ले लेते हैं स्विच को। इफ स्विच इज क्लोज्ड, if switch is now closed, then how much charge will flow through the switch? How much charge will flow through the switch? तो जो पूछ रहा है मैं यही मान लूंगा कि Q' चार्ज फ्लो हुआ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इस पे लेते हैं, सपोज Q' चार्ज है नाउ। अगर मैं इस पे चार्ज पूछूं तो Q' ले लो, बट मैं पूछा हूं फ्लो तो वही लिख लो कि सपोज Q' फ्लो हुआ। अगर Q' यहां से यहां चला गया बच्चों, तो इस पे कितना चार्ज बचा? Q माइनस Q' बचा। इस पे कितना चार्ज हो गया? पहले से 2Q था तो 2Q प्लस
क्यू डैश हो जाएगा, तो क्यू प्लस क्यू डैश हो जाएगा चार्ज। नाउ राइट वी डैश सी एंड वी डैश ए। वी डैश सी लिखोगे तो क्या चेंज आएगा, के क्यू माइनस क्यू डैश बाई 3r, ये तो वही रह जाएगा, और यहां पे 2q माइनस प्लस क्यू डैश बाई 3r। तो ये इफेक्टिवली जो पहले था वही रह जाएगा बच्चों, कोई चेंज नहीं आया। यू कैन सी दैट। तो वी डैश सी जो पहले था स्विच करने से क्लोज करने से पहले और बाद में वही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज द स्टेटमेंट। व्हाट अबाउट वी ए, वी डैश ए? वी डैश ए में यहाँ पे q माइनस क्यू डैश बाई आर, तो यहाँ पे 2q प्लस क्यू डैश बाई आर। दिस इज वी डैश ए। और ये तो वही रह जाएगा, ये तो इसमें चेंज हुआ नहीं। तो दिस इज न्यू पोटेंशियल वी डैश ए। क्या लिखेंगे, वी सी, वी डैश सी जो कि वीसी के बराबर था, ऐसे ही लिख लो। दिस इज इक्वल टू वी डैश ए, क्योंकि कनेक्ट कर दिए स्विच से कंडक्टिंग वायर से, तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। सो ये और ये इक्वल कर लो, यू विल गेट क्यू डैश। और बताओ कि कितना क्यू डैश आया, अभी सॉल्व करो। तो बच्चों तुम लोगों ने सॉल्व किया, ये वी डैश सी ये क्लियर है, तूने लिख लिया, और वी डैश ए दोनों को इक्वेट कर दिया, तो कितना रहा है, इक्वेट करने से क्यू डैश का वैल्यू आया तुम्हारा 7q/4। ये मैं नहीं कर रहा हूं, तुम लोगों ने किया। दैट मीन्स इतना चार्ज स्विच से फ्लो हो गया। सो इस पे कितने सवाल बन सकते हैं, मैं मुझे जितना टेस्ट मन करे वैसा टेस्ट ले सकता हूँ। ये चार्जेस चेंज करते रहूंगा, अलग टेस्ट हो जाएगा, है ना, तुम्हें परेशान करते रहूंगा। लेकिन परेशान तुम होगे नहीं, बिकॉज तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, और ये तुमने समझ में आ गया। सो 2-3 पॉइंट्स और मैं डिस्कस करके आज का क्लोज करूंगा, बट अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हाफ पार्ट हुआ है, हाफ पार्ट आर लेफ्ट, देयर आर मेनी मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर लेफ्ट। सो नेक्स्ट क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत सारा ये हो गया, तो मैं एक बार मिटा लेता हूँ फिर ये करता हूँ, है ना। बच्चों को फिर से डायग्राम वही मैंने ड्रॉ किया, तुम भी ड्रॉ कर लो फिर से। और मैंने जो चार्ट दिया था तुम वही ले सकते हो, डिफरेंट ले सकते हो। क्यू थिन स्फेरिकल सेल है, इसमें शायद 3q लिया था, 3q इस पे लिया था 2q। एंड पहले सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। क्या करता हूं मैं, इसको अर्थ कर दिया, अर्थिंग। अर्थिंग मीन्स कि अगर इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, अब ग्राउंड का पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, तो अर्थ का पोटेंशियल हम लेते हैं 0, है ना। और अर्थ इतना बड़ा है, बताइए कितना बड़ा है, कि उस पर कुछ चार्ज दे दिया, 2-4 कूलम, 2-4 माइक्रो कूलम है, 2-4 माइक्रो कूलम ले लिया, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, अर्थ का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और वी यूज टू टेक दैट इज 0। सो अगर किसी भी मेटल बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। किसी को भी अर्थिंग कर दिया, उसका पोटेंशियल 0। अब सवाल ये पूछेगा कि स्विच से
कितना चार्ज फ्लो करेगा अगर हम आउटर सेल को अर्थ किए हैं? इफ वी हैव अर्थ आउटर सेल, हाउ मच चार्ज विल फ्लो? तो तुम कहोगे कि सर बहुत ही सिंपल है ना? मान लो कि क्यू डैश चार्ज फ्लो किया, बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब बेसिक सवाल चल रहा है बच्चों, सब बेसिक बेसिक है, कॉन्सेप्ट वाले सवाल है। मान लो क्यू डैश चार्ज फ्लो किया है, तो बताओ इस पे तो क्यू ही रहेगा बिकॉज कहीं से कनेक्टेड नहीं है। वो पिछला केस था जहां यहाँ कनेक्ट किया था, अभी नहीं करना है। ये 3Q आइसोलेटेड है, 3Q रहेगा और इस पे 2Q रहेगा। तो क्या हो जाएगा, न्यू कॉम्बिनेशन चार्ज कॉम्बिनेशन विल बी इस पे Q, वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग बिकॉज पोटेंशियल लिखना है, जरूरत नहीं है, थिन है। इस पे 3Q बट इस पे रहेगा 2Q माइनस Q डैश, क्योंकि Q डैश फ्लो किया। अब हम लोग लिखते हैं C, ये C है, ये B है, ये A है। What is potential at C? Potential at C लिखते हैं A के कारण KQ बाई 3R प्लस B के कारण K3Q बाई 3R प्लस C के कारण फाइनल पोटेंशियल लिख रहा हूं K इंटू 2Q माइनस Q डैश बाई 3R। ये R, R1, R2 क्या है डजंट मैटर, चूंकि यहां पे लिखना है पोटेंशियल। और ये VC चूंकि अर्थ कर दिए तो ये क्या हो गया, जीरो। ये हो गया जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, 0 इक्वल टू K अपॉन 3R कॉमन है, Q प्लस 3Q प्लस 2Q माइनस Q डैश, दैट मीन्स दिस इज जीरो। ये जीरो का मतलब क्या हो गया, Q डैश इज इक्वल टू 6Q। इसका मतलब क्या प्रेडिक्ट करेंगे बच्चों, ये टोटल जीरो हो गया, टोटल जीरो, ये टोटल चार्ज है सिस्टम पे और ये जीरो होना है। मतलब अगर आउटर सेल को अगर अर्थ किया तो रिजल्ट याद रखो, सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए टू मेक दिस पोटेंशियल जीरो। दैट मींस सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो है, इसका मतलब जितना भी चार्ज पहले से सिस्टम पे था, द ऑल चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच, द ऑल चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच। अर्थ को चला जाएगा जो भी चार्ज था। अभी सिस्टम पे 6Q था तो 6Q चला जाएगा, अगर सिस्टम पे -Q था तो -Q इधर चला जाएगा, इसका मतलब +Q इधर से इधर आएगा। सवाल समझना, अगर ऐसा होता -Q होता सिस्टम का टोटल चार्ज तो वो -Q इधर से इधर चला जाता, या उसी को ऐसे बोल सकते थे कि +Q अर्थ से सरफेस पे आया। तो फाइनल रिजल्ट, नोट इट डाउन योर नोटबुक, सिस्टम का अगर आउटर सेल को अर्थ किया, so all charge of the system will flow through the switch। अब अगर हमने स्विच क्लोज कर दिया और अब पूछूं कि बताओ, अब बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तो क्या कहोगे कि सर इसका तो चार्ज हिला ही नहीं, ये तो Q रहेगा ही, Q, ये Q अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछूं तो ये हो जाएगा -Q, ये है 3Q, ये हो जाएगा 4Q, ये है 4Q, तो इसके इनर सरफेस पे हो जाएगा -4Q। इस पे टोटल चार्ज था 6Q, 2Q, 6Q चला गया तो -4Q चार्ज रहा, और वो सबके सब इनर पे, मतलब इस पे जीरो हो जाएगा चार्ज। क्योंकि 2Q था और
2q इससे 6q चला गया तो नेट चार्ज कितना हो गया -4q। -4q हो गया, इसलिए वो सारा चार्ज एग्जैक्टली यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -4q है। -4q तो होना ही है बिकॉज फेसिंग सरफेस ऑफ द लैब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सो अब एक और स्टेटमेंट हम इसको दे सकते हैं, दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आउटर सेल को अर्थ कर दिया तो इसके आउटर सरफेस पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा। देखना कैसे स्टेटमेंट में बोल रहा हूं। आउटर सेल का आउटर सरफेस का नेट चार्ज 0 हो जाएगा फाइनली इफ इट इज अर्थ। और पहले उस पर कितना चार्ज था बच्चों? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, और वो टोटल चार्ज फ्लो कर गया तो 0 ही तो बचना था। और कहोगे सर 0 क्यों होना चाहिए? बिकॉज अगर यहाँ पे 0 चार्ज है तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो 0 हो जाना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहाँ इंफिनिटी से यहाँ पे आएंगे E डॉट ds करके आएंगे तो यहाँ पे 0 होगा। अगर कुछ चार्ज रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ फील्ड हो जाएगा तो पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो आउटर सेल का पोटेंशियल 0 करने के लिए आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज 0 तो होना ही होगा। नाउ वी विल अर्थ द मिडिल वन। तो 3 फिर से ड्रॉ कर लो और मिडिल वाले को अर्थ कर दो। वन, 2, 3। अर्थिंग स्विच है और सिंबल ऐसे होता है अर्थिंग का। अर्थिंग का सिंबल ये है। स्विच को क्लोज कर दिया, पहले से चार्ज देख लो वही रख लो, Q, 2Q, 3Q। अब मैं पूछूं स्विच को क्लोज किया सो हाउ मच चार्ज विल फ्लो। मान लो कि ये Q डैश चार्ज फ्लो हो गया तो इस पे नेट चार्ज कितना बचेगा? इस पे नेट चार्ज बचेगा 2Q माइनस Q डैश। राइट पोटेंशियल VB। VB कैसे लिखोगे? तो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल K, ये Q डिस्टर्ब नहीं होगा, KQ बाई 2R प्लस K 2Q माइनस Q डैश अपॉन 2R प्लस। अच्छा एक सेकेंड, मैंने ये ऐसा भी रख सकते हो या पहले पिछला क्वेश्चन से अगर करो तो मैंने इसको 2Q दिया था, इसको 3Q दिया था। ऐसे भी कोई भी करके कर सकता है, तो ये मैंने लिख दिया प्लस K इंटू 2Q बाई K इंटू 2Q बाई 3R। This is potential at B. Since it is earth, so this should be equal to 0. So ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो गया तो you will find Q dash। निकाल सकते हो Q dash। कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज इस पे बचा, व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर दिस इज क्लोज। सो कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। What will be the new charge densities? और अगर मिडिल को अर्थ किया तो इसमें पूरा चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मिडिल को अर्थ किया है तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? इट विल डिपेंड्स ऑन what is the radius of this sphere। रेडियस का स्फीयर का रेडियस क्या क्या है। बट अगर आउटर को अर्थ किया था तो इसके रेडियस क्या है उस पर मैटर ही नहीं करता था, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल फ्लो, बट इन दिस केस इट विल मैटर।
सो आई होप कि हमने कोशिश किया। ये रिक टेलर कौन है यार, नया बच्चा? रिक टेलर नाम का तो हम बच्चे जानते नहीं अपने बैच में। एनीवे मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया उसको। चलो सो ये समझ में आ गया। 2-3 मिनट और लूंगा। अभी तो 3-4 का करा दिया, बट मैं बेसिक सवाल तुमसे करने के लिए देता हूं, बहुत ही बेसिक, और ये सबके नोटबुक में होना चाहिए। दिस इज R1, या शायद मैंने पहले भी दिया था। दिस इज R2, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, और ये मैं पहले से अनाउंस कर रहा हूं, ये टेस्ट में पूछूंगा। ये स्क्वायर 1 है, ये स्क्वायर 2 है, तो मुझे V1 माइनस V2 निकालो। V1 माइनस V2 निकालो, और ये देखना V1 माइनस V2 इज फंक्शन ऑफ किसका किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ सिर्फ Q1 है, कि फंक्शन ऑफ Q1 Q2 है, कि फंक्शन ऑफ Q1 Q2 R2 तीनों का फंक्शन है ना? R को रहने दो, मतलब कि फंक्शन ऑफ Q1 R1 R2 दोनों है, कि फंक्शन ऑफ Q1 Q2 R1 R2 चारों का फंक्शन है, मतलब V1 माइनस V2। सिंपल मैंने पूछा, यह सिर्फ चार्ज से, मतलब मेरा मेन एम है कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं बता रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सिर्फ Q1 पे डिपेंड करेगा, Q2 पे डिपेंड नहीं करेगा। कहोगे कैसे? सॉल्यूशंस तो लिखे लोगे, बट मैं लॉजिक से बताता हूं। Q2 जो चार्ज है वो जितना पोटेंशियल अपने पे क्रिएट कर रहा है, सेम पोटेंशियल यहां पे क्रिएट कर रहा है। Q2 सम भाव रखता है, दोनों पे इक्वल है ना? बड़ा ईमानदार आदमी है Q2। लेकिन Q1 अपने पे पोटेंशियल KQ1 बाई R1 कर रहा है, और यहाँ पे पोटेंशियल KQ2 बाई R2 कर रहा है, दूसरे पे कम कर रहा है। सो पोटेंशियल difference is created because of the Q1 only. You can prove this. अब अगर मैं पूछूं कि इसको हमने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो अगर कनेक्ट कर दिया तो चार्जेस तब तक फ्लो होंगे जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण है? Q1 के कारण। मतलब Q1 जीरो हो जाना चाहिए। Q1 का मतलब चार्ज ऑन द इनर स्फीयर जीरो होना चाहिए। तो अगर ये दोनों को कनेक्ट कर दिया तो इसका सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ऐसे भी हमने बताया था, मेटल बॉडी के अंदर में कोई वॉल्यूम में कोई नेट चार्ज नहीं होता है। तो ऑल चार्ज विल फ्लो टू द आउटर सरफेस। सो दिस इज लास्ट कॉन्सेप्ट आज के क्लास का। बच्चों मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं।